के इस वीडियो में 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा पांचवें। तो वैसे तो आप जानते हैं दुनिया का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के नजरिए से 4 महासागरों ओशियंस में बांटा गया है। लेकिन अभी नेशनल ज्योग्राफिक ने एक 5वें महासागर की घोषणा की है जिसका नाम है दक्षिणी महासागर, जो वास्तव में अंटार्कटिका के आसपास का महासागरीय इलाका है। और देखिए इस महासागर की एक खास बात यह होगी कि यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी सीमा 3 महासागरों से लगती है। किस किस से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से। और दूसरा प्रश्न यहां से यह बन सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को किस महासागर ने घेरा हुआ है? तो दक्षिण महासागर ने। अच्छा, वैसे 4 महासागर कौन कौन से हैं आपके? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अब ये 5वां बताया गया दक्षिण महासागर। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो महासागरों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? एग्जाम का डायरेक्ट प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अच्छा, बर्मुडा ट्रायंगल ये किस महासागर में है बताओ? तो याद रखना अटलांटिक महासागर। और अगर इसमें भी पूछ ले कि उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक, तो याद रखना उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन। और कौन सा महासागर एस आकृति में है? तो वो अटलांटिक ही है। अच्छा, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस ओशियन से है? पैसिफिक ओशियन से। और ये जो रिंग ऑफ फायर है जिसपे जो भी कंट्रीज आते हैं, इसी पे तो सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, भूकंप, सुनामी ये वगैरह। अच्छा, एग्जाम का प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी में ही कि अटलांटिक महासागर का कौन सा सबसे ज्यादा गहरा भाग है? आपके ऑप्शन थे मेरियाना ट्रेंच, प्यूर्टो रिका ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच या एक और था जावा ट्रेंच। तो इसका आंसर होगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। वैसे ये मेरियाना ट्रेंच आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में और सुंडा ट्रेंच आपको मिलेगा हिंद महासागर में। एक और प्रश्न आप सुनो, ये भी प्रश्न एग्जाम का ही है कि सारगासो समुद्र ये किस महासागर में स्थित है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि किस सागर का तट नहीं है? तो वो यही है सारगासो सागर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और चलो यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर, वर्ल्ड ओशियन डे ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा, अगर आपको पता है तो अभी टाइप करके बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान में अगले 4 से 5 महीने के भीतर वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके तहत वेद, संस्कृति और योग आधारित शिक्षा एक साथ दी जाएगी। एक्चुअली में इस बोर्ड के माध्यम से सिखाया जाएगा कि कैसे वेदों की शिक्षा विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हुई है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो तो, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और आपको एक एग्जाम का प्रश्न बताता हूं, एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी पुस्तक है? और कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न डायरेक्ट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। इसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो बाराबांकी उत्तर प्रदेश में। अच्छा चलो बताओ, किस देश ने पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया था? सऊदी अरब में। अच्छा, ये प्रश्न है आपका एग्जाम में आया हुआ है, सुनो तो, वेदत्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो याद रखना अथर्ववेद, जिसे जादू टोनों का वेद भी कहते हैं। बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इसमें शामिल है। अब बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। इसी को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अच्छा, वैसे राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। अभी आपको याद होगा यहीं पे ही मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू हुई थी। और देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में ही। अच्छा, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो राजस्थान आंसर कर देना।
और राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं? 2 हैं, एक तो सांबर लेक और एक केवला देव नेशनल पार्क। वैसे अभी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा भी घर घर औषधि योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें हर परिवार को 4 औषधि वाले जड़ी बूटी वाले पौधे मिलेंगे, जिनके नाम है तुलसी का, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। अभी जोधपुर में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। और जोधपुर में ही आपको याद होगा डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हुआ था, जो हमने फ्रांस के साथ किया था। और वैसे राजस्थान के बीकानेर में हमने यूएसए के साथ इस साल एक एक्सरसाइज किया था, उसका नाम था युद्ध अभ्यास। वैसे अभी तक यूएसए के साथ इस साल हमने 2 ही एक्सरसाइज किए, एक तो युद्ध अभ्यास जो बीकानेर में किया और एक वज्र प्रहार जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया। देखो राजस्थान में आपको 3 नेशनल पार्क मिलेंगे, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स। और यहाँ पे जो केवला देव घना पक्षी विहार है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, इसे याद रखना। यहाँ पे आपको अच्छा, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावण जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हो। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन टॉप पे रहे? तो आंसर होगा स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जबकि भारत के विराट कोहली इसमें 4थे स्थान पर रहे। 2nd नंबर पे केन विलियमसन है और 3रे स्थान पर रहे मार्नस लाबुशाने। ये तो बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग की बात कर ली। अगर गेंदबाजों की रैंकिंग में बात करेंगे तो टॉप पे हैं पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं। और अगर टीम की बात करेंगे कि किस देश की टीम टॉप पर है, तो न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर है। अच्छा, स्टीव स्मिथ से आपको याद होगा 2021 का एलन बोल्डर मेडल ये किसे मिला था? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया था स्टीव स्मिथ को ही। बाकी जे एंडरसन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले ये खिलाड़ी बने अभी। और के जेमिसन ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, जिन्हें अभी गेमर्स कप 2021 से सम्मानित किया गया था। देखो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसमें होती है 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है और इसके सीईओ मनु साहनी है। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अभी कल ही हमने पढ़ा है कि अभी जो मई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो पुरुषों में तो मुशफिकुर रहीम को चुना गया जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस को चुना गया जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो आंसर क्या होगा? विनू माकंड को। और इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने भारतीयों को अब तक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, तो याद रखना 7 हो चुके हैं अब। बाकी देखो आईसीसी से अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसने जो अभी नया अवार्ड शुरू किया है ना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, तो यहां से एक प्रश्न आएगा आपका। अभी तक 5 महीने के अनाउंस किए जा चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये आपको याद रख लेना एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जनवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में ऋषभ पंत रहे और महिलाओं में चुना गया शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। फरवरी मंथ की बात करेंगे तो पुरुषों में कौन? आर अश्विन, और महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। मार्च महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार रहे और महिलाओं में चुना गया किसको? लिजेल ली को, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। फिर अप्रैल मंथ की बात करेंगे तो पुरुषों में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और महिलाओं में एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और मई मैंने आपको बता ही दिया, पुरुषों में मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के हैं और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए नाम। पढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया? तो आंसर होगा बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो एक तो ये याद रखो कि पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान किसने शुरू किया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस अभियान में 29 वर्षीय कंचन उगुरु सांडी ये अकेले हिस्सा ले रही हैं और इस अभियान में ये 24 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। वे नई दिल्ली से अपनी यात्रा को शुरू करेंगी, फिर मनाली होते हुए, लेह होते हुए, उमलिंगा ला दर्रा को पार करती हुई फिर से नई दिल्ली पहुंचेंगी। क्या नाम है इनका? कंचन उगुरु सांडी। तो ये एक पहली महिला मोटरसाइकिल अभियान है जिसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हरी झंडी दिखाई है।
अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। स्थापना इसकी होती है 1960 में। इसके अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। नाम से तो ऐसा लगता है कि परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आता होगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आता है किसके, रक्षा मंत्रालय के अधीन। अच्छा, अभी बताओ, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो आंसर होगा वैशाली हिवासे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सत्या नडेला को। आप जानते हैं सत्या नडेला ये अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और अभी इनको माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन भी बना दिया गया है और ये जॉन थॉम्पसन का स्थान लेंगे। तो अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी सत्या नडेला हैं और चेयरमैन भी सत्या नडेला हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी मेघा राजगोपालन, इनका नाम आपने पढ़ा था कहां पे? भारतीय मूल की पत्रकार हैं जिन्हें 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। बाकी डॉक्टर चारू खोसला ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था और सुबोध कुमार जायसवाल ये सीबीआई के अभी नए प्रमुख बने हैं। लेकिन बात माइक्रोसॉफ्ट की है तो इसके बारे में जानो। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन में और इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन और सीईओ तो आप जानते ही हो, वो अभी चेयरमैन भी बन गए सत्या नडेला। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो आंसर होगा रशिया के पास। सिप्री, कई बार इसका रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, ये डेटा जारी करता रहता है। तो एक्चुअली इसका काम ही यही होता है, सैन्य हथियार या सैन्य ताकतों से संबंधित जानकारी रखना। तो अभी सिप्री ने कहा है कि 2020 की तुलना में 2021 में टोटल अगर विश्व में बात करेंगे तो परमाणु हथियारों यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स में कमी देखने को मिली है, लेकिन तैनात परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ चुकी है पूरे विश्व में। अच्छा, वैसे भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है? 156 हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं। पाकिस्तान के पास 165 है, इसने भी बढ़ाए हैं। और चाइना ने तो सबसे ज्यादा बढ़ा दिए, 350 है इसके पास। सबसे ज्यादा बढ़ा दिए ये मतलब नहीं है कि रशिया भी ज्यादा है, उनके तो हजारों में है। मतलब चाइना ने पिछले साल के मुकाबले 30 वेपन ज्यादा कर लिए अपने। पहले 320 थे, अब 350 कर लिए। अच्छा, इससे पहले सिप्री ने इस साल 2 बार रिपोर्ट और जारी की थी। एक बार उसने बताया था कि सऊदी अरब ये दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। सेकंड नंबर पे भारत है। इसकी दूसरी बार रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि भारत जो है ये 2020 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है। पहले नंबर पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे है भारत। और इस बार ये बता रहा है कि परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा किसके पास है? तो रशिया के पास है। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, जिसके निदेशक है डैन स्मिथ। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेव अप कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम के द्वारा संचालित तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन के हिस्से के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बता दूं, जून 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एक्शनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के बाद अब तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विचारों को बेहतर बनाने के लिए रेव अप एक्सेलरेटर प्रोग्राम का पहला संस्करण तैयार किया गया है। और आपको तो याद भी होगा, 2020 में तेलंगाना ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। तो ये रहा मैप में तेलंगाना, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। अभी तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया हमने 2 जून को। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस है इनके पास, किसका? पुडुचेरी का। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद भी संभाल रही है ये। और यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, क्या नाम है? हिमा कोहली नाम है। अच्छा बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? हैदराबाद में खुला है। और दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में ही। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने विवा टेक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा फ्रांस ने।
तो विवाटेक ये एक वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन है जो कि 2016 से हर साल पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और ये जो विवाटेक है ये यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। और अभी फ्रांस में इसका आयोजन किया गया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। देखो फ्रांस में हुआ ना, ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल इसकी पेरिस है, आप जानते हो। पेरिस में आपको पता है 2024 में जो ओलंपिक हैं, विंटर ओलंपिक्स होंगे ये पेरिस में ही होंगे। और इस बार का जो ये विंटर ओलंपिक है पेरिस वाला 2024 में, इसमें 4 गेम्स को ऐड किया गया है, वो आप ध्यान रखना। एक तो कौन से, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस। पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मिल जाएगा, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन और प्रधानमंत्री हैं जीन कोस्टेक्स। अच्छा, फ्रांस के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? इस बार हमने वरुण 21 किया जो कि एक नौसेना अभ्यास है। ये अभी हमने अप्रैल के महीने में किया था अरब सागर में। जैसे गरुड़ नाम का अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं, एक शक्ति नाम का अभ्यास भी हम करते हैं फ्रांस के साथ में। और गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो ये एक समुद्री अभ्यास है जो कि हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। एक मैंने आपको बताया, ये इस बार हमने एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन भी किया था। ये एक्सरसाइज है, वायुसैन्य अभ्यास है जो हमने फ्रांस के साथ किया था, जो कि हुआ था जोधपुर में। तो इतना आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने शगुन नाम का एक गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, किस बैंक के साथ मिलकर के? तो आंसर होगा IDBI बैंक। तो अभी LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम है शगुन, उसको लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ समझौता किया है। तो इस कार्ड का इस्तेमाल आप ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ जो भी आपके बिल वगैरह हैं उनका भुगतान करने में कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल की। बाकी अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, आपको याद होगा, आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट नंबर होगा, उसके लास्ट के 10 डिजिट को आप अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। देखो बात IDBI बैंक की है। IDBI का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मिल जाएगा मुंबई में, MD CEO उसके राकेश शर्मा है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, बताइए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? पाक कला, भोजन बनाने की कला को कहा जाता है गैस्ट्रोनॉमी। तो याद रखना, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जून को। अच्छा देखिए, अब तक जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए, हर बार मैंने आपको सारे डेज रिवाइज कराए हैं 1 बाय 1। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो और देखो कि आपको कितने डेज याद है। हर बार तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आपको कितने याद है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नंबर आपके याद होने से मिलेंगे कि आपको कितना आता है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुकेश शर्मा को। तो IIT कानपुर की फैकल्टी है ये मुकेश शर्मा, जिनको WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, रेबेका ग्रिंसपन का नाम आपने सुना होगा। अभी अंकटाड की पहली महिला महासचिव ये बनी थी, रेबेका ग्रिंसपन। अंकटाड मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी अब्दुल्ला शाहिद अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के लिए अध्यक्ष इनको चुना गया है। डॉक्टर पैट्रिक अमोट WHO के कार्यकारी बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बने हैं। ये केन्या से हैं। अच्छा, केन्या से एक मार्था कून का नाम भी आपको याद रखना है। केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस ये बनी है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है। अच्छा, WHO की प्रमुख साइंटिस्ट का नाम क्या है? सौम्या स्वामीनाथन है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत ने तमिलनाडु में परिवहन संपर्क में सुधार करने के लिए किस बैंक से $484 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अभी तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी
औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार करने और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले ही सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता भी किया था। और वर्ल्ड बैंक से भी आपको याद होगा भारत में एमएसएमई सेक्टर्स को जो कोरोना के समय नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया भारत ने $500 मिलियन का। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और उसके हेड है मसात्सुको असकावा। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर बताइए, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 14 नंबर पर आए और इसमें टॉप पे था इंडोनेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।